जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का ये पूरा का पूरा न्यूज कंपाइलेशन है। इस वीकली न्यूज के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से न्यूज़पेपर्स के सारे उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स या आर्टिकल्स को कवर करने जा रहे हैं जो कंपटीशन व्यू से, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक अभ्यर्थी होने के नाते और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी आपको इस वीकली करंट अफेयर्स को जरूर देखना चाहिए। तो लगातार मार्च महीने से ये कंटिन्यू चल रहा है। मार्च महीना संपन्न हो चुका है, जिसके पीछे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और ये अप्रैल महीने के लिए ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है। तो चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल ही टाइम पे मिल जाए और आप इस न्यूज को देख पाएँ। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस सेशन में देखते हैं महत्वपूर्ण न्यूज को। चलिए, पहला ही न्यूज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अत्यंत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। और यहाँ पे जो आर्टिकल देख रहे हैं ये लिया गया है, जो इसका सोर्स है ये है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण से ये पूरा का पूरा न्यूज लिया हुआ है। ग्रीस में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। तो ग्रीस जो है, आप देखेंगे ग्रीस में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के लिए भारत अब यहाँ पे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रहा है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है वो हिस्सा लेने जा रही है। इसके अंतर्गत भारत की तरफ से जो एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 Mark 1, इसके अलावा IL-78, C-17, चार्ली 17 जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। 15 देश यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज का जो नाम है वो जरूर याद रखिएगा, इनियोचोस 2025। ये आप ये देख सकते हैं, इनियोचोस 2025, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। और हो कहाँ पे रहा है, तो ये ग्रीस में हो रहा है। और ग्रीस का जो वायुसेना है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हेलेनिक एयरफोर्स के नाम से भी जाना जा सकता है। ये आप मैप है, मैप में थोड़ा सा एक बार इसी के माध्यम से आप मैप देख लें, ग्रीस की स्थिति को देख लें। ग्रीस जो है वो इसी को इजिप्ट कहा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ग्रीस ही कौन सा है, इजिप्ट है। और अभी तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो इजराइल और गाजा वार के कारण अभी पूरा का पूरा एरिया किस चीज़ में है, चर्चे में है। तो आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी को देख सकते हैं। इसके अलावा इसके ईस्ट में आप देखें, यहाँ पे रेड सी को देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप को देखें। और इसके बगल में आप देख सकते हैं इजराइल, जॉर्डन, नेक्स्ट में सऊदी अरब को आप देख सकते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए न केवल ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ आप मैप को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से और भी ज़्यादा कुछ खबर देखने को नहीं है, सिर्फ आप एक्सरसाइज का नाम याद रखें, इनियोचोस 2025 यानी NHS 25 जो है यह एक द्विवार्षिक एक्सरसाइज है, इसको भी याद रखेंगे। 2 वर्षों में एक बार ये होता है और इस बार ये 2025 का संस्करण है। भारतीय वायुसेना यहाँ पे हिस्सा ले रही है। भारत की तरफ से Su-30, IL-78, चार्ली 17 जैसे एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 दिनों तक ये पूरी की पूरी जो है वो एक्सरसाइज चलेगी। बस आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। कोल्ड फ्यूजन तकनीक से सैटेलाइट को मिलेगा लंबा जीवन। तो ये साइंस एंड टेक के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। साइंस एंड टेक में आप देखे होंगे कि जो हमारा पूरा एस्ट्रोनॉट जो है, ये क्षेत्र जो है अंतरिक्ष क्षेत्र अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चे में भी है, खासकर सुनीता विलियम्स वाले पूरे के पूरे रिकवरी फेज के कारण। तो अब यहाँ पे एक नया न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि कोल्ड फ्यूजन तकनीक से सैटेलाइट्स को मिलेगा लंबा जीवन। मतलब ये है कि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में पूरी दुनिया की होड़ मची हुई है। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में जाने के लिए अभी लालायित है और सबके सब चांद पे पहुंचना चाह रहे हैं। और लगातार इन ऐसे क्षेत्रों में एक्सट्रैक्शन की नीति को बना रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एरिया जो हैं वो मिनरल रिच एरिया हैं। तो पूरी दुनिया यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हम जाएं और वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा पाएं। इसी संदर्भ में अब जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे जो बड़ी समस्या है वो समस्या है यहाँ पे फ्यूल की, मतलब ऊर्जा की। ऊर्जा, चूंकि सैटेलाइट जब जाएगी तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा जितना ज़्यादा अपने साथ, बहुत ज़्यादा ऊर्जा ले नहीं जा सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊर्जा लेके जाएगी उतना ही ज़्यादा वेट उसका हो जाएगा। और वेट के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ से ले नहीं जा सकते हैं। और जो भी वेट ले जाता है पूरा का पूरा रॉकेट, उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो किसका होता है, फ्यूल का होता है। तो इसी के संदर्भ में अब एक स्टार्टअप ने, भारत के ही स्टार्टअप ने एक नए टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, जो हाइड्रोजन फ्यूजन के माध्यम से सैटेलाइट में अंतरिक्ष में ही फ्यूल को जनरेट कर पाएगा। आइए समझते हैं पूरा का पूरा ये न्यूज क्या है।
तो नई दिल्ली से ये खबर आई है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइटों की उम्र बढ़ाने के लिए और उन्हें निर्बाध ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उनके भार में कमी लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से विज्ञानी अब कोल्ड फ्यूजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन आप देखिएगा, शॉर्ट टर्म्स में पूछा जा सकता है कि कोल्ड फ्यूजन टेक्निक क्या है। इसे किसने शुरू किया है? तो ये भारत में हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप है जिसका नाम है हाइलेनर टेक्नोलॉजी। हाइलेनर टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष में बिजली उत्पन्न करने का एक अद्भुत तरीका, यहाँ पे अद्भुत टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है अभी, हालांकि कंप्लीट रूप से अभी आया नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी में कक्षा में सैटेलाइट के जीवन को बढ़ाना। अब यदि सैटेलाइट को ऑपरेट करते करते ही आप समझें कि उसको यदि ऊर्जा मिल जाएगी तो ऑब्वियसली उसका जीवन काल भी क्या होगा? बड़ा होगा, लंबे समय तक सर्विलेंस दे पाएगा। साथ ही साथ इसके साथ सैटेलाइट का वजन भी कम हो जाएगा। अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक मिशन को सक्षम बनाने और सौर ऊर्जा या अन्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए भी ये पूरा का पूरा जो है वो तकनीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को याद रखेंगे। हाइलेनर टेक्नोलॉजी जो है उसके अंतर्गत कम ऊर्जा वाले किया जाएगा। इसके अंदर देखें तो ये जो पूरा तकनीक है उस तकनीक को क्या नाम दिया गया है? हाइलेनर टेक्नोलॉजी। इस बात को आप नोट कर लेंगे, हाइलेनर जो टेक्नोलॉजी है ये इसको नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत कम ऊर्जा वाले परमाणु रिएक्टर, जिसको क्या नाम दिया गया है? LENR इसको नाम दिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो क्या है ये चीज़? LENR, इसको लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको याद रखेंगे। LENR क्या है? तो इसको कहते हैं लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो हाइलेनर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत LENR परीक्षण करने के लिए एक अन्य नवोदित फॉर्म टेक मी टू स्पेस सैटेलाइट। तो यहाँ पे देखेंगे जो स्टार्टअप कंपनी है उसका 2 स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। इसमें एक हैदराबाद तो है ही है, साथ में एक टेक मी टू है। टेक मी टू स्पेस सैटेलाइट से है जो इसके साथ समझौता हुआ है। और LENR बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूजन का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे LENR का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एनर्जी के अंदर या रिएक्टर के अंदर क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन फ्यूजन किया जाएगा, फ्यूजन कराया जाएगा। आपको पता है कि सूर्य को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फ्यूजन प्रोसेस से ही मिलता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और कोल्ड फ्यूजन की जो अनूठी विशेषता है, और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है? कोल्ड फ्यूजन कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक फ्यूजन रिएक्शन के लिए खपत की गई बिजली के मुकाबले में अधिक बिजली उत्पन्न करता है। तो जितना भी ये बिजली कंज्यूम करेगा इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत, मतलब इनपुट जो इतना है, इनपुट इसकी जितनी है उससे ज़्यादा क्या है? इसका आउटपुट है। इस बात को आप याद रखेंगे। जो ये फॉर्म है उसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है सिद्धार्थ दुराईराजन, और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक 100 वाट इनपुट ऊर्जा के लिए LENR 178 वाट की आउटपुट थर्मल एनर्जी को जनरेट करेगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 100 वाट की जो एनर्जी है तो वहाँ पे कितना आएगा? 78 जो वाट एनर्जी है, मतलब 78% जो है वो प्लस एनर्जी आपको मिलने वाली है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इनको उन्होंने कहा है कि छोटे उपग्रह परीक्षण यान और ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान, जिसको PSLV कर दिया है, इनके द्वारा इसको बुक किया गया है और हमारा उत्पाद जो है वो तैयार है। तो टेक मी टू स्पेस अंतरिक्ष में कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अभी कर रहा है और उसके अंतर्गत अंतरिक्ष में डाटा केंद्रों को संचालित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो कहानी यहाँ पे दिया हुआ है। कुल मिला के आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि इनके माध्यम से सौर पैनल, बैटरी और अन्य उपकरणों की मदद से बिजली के उपयोग की वजह से किसी भी सैटेलाइट का जो भार है 40 से 60% तक बढ़ जाता है, मतलब जो एनर्जी लेके जाती है वो। हाइलेनर का कोल्ड फ्यूजन डिवाइस और टेक मी टू स्पेस का ऑफ ग्रिड बिजली समाधान अंतरिक्ष के सैटेलाइटों को बिजली समाधान प्रदान करने तथा अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक मिशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे लिए जो मुख्य रूप से यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, सबसे पहले कि इसमें LENR के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर है ये। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अंतरिक्ष में रहते रहते एनर्जी को जनरेट करने में सक्षम है। सबसे बड़ा है कि जितना इसका इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट है। प्रत्येक 100 वाट के लिए ये 170 वाट एनर्जी देने के लिए तैयार है। इसको कौन से स्टार्टअप लेकर आ रही है? तो टेक मी टू स्पेस जो है सैटेलाइट ये लेकर अपने साथ आ रही है। और यहाँ पे एक और 2 आप याद रखेंगे जो स्टार्टअप है, एक तो हैदराबाद का स्टार्टअप हाइलेनर है, हाइलेनर टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, और दूसरा जो है वो टेक मी टू स्पेस सैटेलाइट्स है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आने वाले समय में आपको ये एक संक्षिप्ति के रूप में, मतलब टिप्पणी करने के लिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हैदराबाद का हाइलेनर टेक्नोलॉजी ने टेक मी टू स्पेस के साथ क्या किया है? समझौता किया है। चलिए, और आप नोट में जाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल्स जानिएगा कि हाइड्रोजन फ्यूजन क्या होता है। तो ये रहा पूरा का पूरा न्यूज। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगले वित्त वर्ष में 6.5% से विकास दर रहेगी। तो इस बार फिर से
EY इकोनॉमिक वॉच के अनुसार अब यहाँ पे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में भारत का जो विकास दर रहेगा वो कितना रहेगा, 6.5% रहेगा। मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 2026 के बीच में, मतलब वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के बीच के लिए जो प्रेडिक्शन है वो कितना रहा है, 6.5% जो है प्रेडिक्शन रहा है। तो ये लगातार प्रेडिक्शन जो है आपका आता रहता है। मतलब चालू वित्त वर्ष यानी 25-26 में वित्तीय वर्ष में भारत का जो वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो लगभग जितनी भी एजेंसियां हैं उस एजेंसियों ने लगभग भारत का जो है वो 6.5 से 6.8 के बीच में ही वृद्धि दर को बताया है। इस महीने में NSO का भी आंकड़ा आया हुआ है और उन्होंने भी कहा है कि वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर में 7.6%, 9.2% और 6.5% रहने का अनुमान बताया है। मतलब 23-24, 24-25 और 25-26 ये 3 डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 23-24 में कितना रहा था, 7.6%, 24-25 में 9.2% यहाँ पे और 25-26 में 6.5% के बारे में बताया गया है। तो 3 डाटा यहाँ बताया है। और आपको पता है कि भारत को यदि विकसित बनना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो भारत को कम से कम आप देखेंगे कि 7.5% से ऊपर का अपना विकास दर रखना होगा। ये मुख्य रूप से बातें हैं। चलिए यहाँ और भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, अगर चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है हमारे लिए, अगले 5 वर्षों का एजेंडा तय करेगा बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के बारे में जो है ये पूरा का पूरा जो है वो न्यूज़ निकल कर आया है। और खासकर आज के समय में जिस तरीके से भारत का स्थिति अभी बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं, वैसे स्थिति में बिम्स्टेक का जो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं सम्मेलन हो रहा है, वो सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा न्यूज़ आप देख रहे हैं, लगातार इसका फॉलोअप न्यूज़ आ रहा है। फॉलोअप न्यूज़ में आप देखें कि बिम्स्टेक के बीच में अभी PM के साथ क्या हुआ है, मीटिंग हुआ है। चलिए तो पूरा का पूरा न्यूज़ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो बिम्स्टेक जो है अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि बिम्स्टेक की 6ठी मतलब 6 एडिशन का जो बैठक है वो अभी कहाँ हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है। बैंकॉक सम्मेलन इसलिए चल रहा है जो कि 6ठे एडिशन का है और उसमें अभी भारत के प्रधानमंत्री जो है वो हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं और उसी के अराउंड ये सारा का सारा आर्टिकल अभी आया हुआ है। समझते हैं क्या है पूरा का पूरा। तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के संगठन बिम्स्टेक को शुक्रवार में होने वाले शिखर सम्मेलन में अगले 5 वर्ष के लिए एजेंडे का अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दृष्टि पत्र जारी किया गया है जिस दृष्टि पत्र का नाम है 2030। मतलब ये चल रहा है 2025 और अगले 5 वर्षों के लिए भारत के द्वारा जो है एक प्रपोजल दिया गया है जिसके अंतर्गत कहा गया है, जिसको दृष्टि पत्र 2030 के नाम से जाना गया है। सबसे बड़ी बात है कि बिम्स्टेक देशों में अभी भी 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। बिम्स्टेक देशों के बीच अभी तक 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अब आप समझें कि इसकी स्थापना जो बिम्स्टेक की हुई थी वो 1997 में हुई थी। 2016 तक ये सारे इंपॉर्टेंट देश यहाँ पे ज्वाइन कर चुके थे और इतने वर्षों के बीच में आप देखेंगे कि केवल अभी तक 5 जो है वो शिखर सम्मेलन हुआ है। तो ये इस बात को बता रहा है कि इसमें भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। और लेकिन अभी समय का ये डिमांड है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ यदि अच्छे रिश्ते मेंटेन करना चाहता है, खासकर पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ पे चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, तो वैसे क्षेत्र में ये जो बिम्स्टेक है ये एक सेतु और एक मतलब वे ओपनर का काम कर सकता है। इसके सदस्य देशों के बीच में एक महत्वाकांक्षी कारोबारी समझौता भी शामिल किया गया है। अगर सदस्य देशों के बीच में आपसी कारोबार को बढ़ाने को लेकर सहमति बन जाती है तो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 5 दक्षिण एशियाई देश, देखिए यहाँ पे कौन सा है, 5 जो है वो क्या है, दक्षिण एशियाई देश हैं। दक्षिण एशियाई देश में जो आपको 5 देश नजर आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जो है वो दक्षिण पूर्वी के देश भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सभी देश मिलकर आप देख रहे हैं कौन से, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 देशों का क्या है पूरा का पूरा जो है ये संगठन है जिसमें खासकर श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये जो है आपके बिल्कुल इसके साथ अटैच हैं। और थोड़ी सी दूरी पे आप देख रहे हैं थाईलैंड और यहीं पे जो है अभी इसका क्या चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप आगे रखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2015 के बाद सार्क की कोई बैठक नहीं हो सकी है। तो ठीक इसी के पैरेलल में एक और संगठन है, सार्क का संगठन है, जिसका 2015 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें पाकिस्तान शामिल है और भारत के साथ जो है रिश्ते पाकिस्तान के अच्छे नहीं होने के कारण जो सार्क है वो अभी बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिम्स्टेक जो है अभी हाल फिलहाल में अभी समुद्री मार्ग के माध्यम से और भारत के बांग्लादेश के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे नेपाल को भी साधा जा सकता है, बांग्लादेश को भी साधा जा सकता है और श्रीलंका के साथ तो हमारे रिश्ते अभी हाल फिलहाल में जो है वो एक नई ऊंचाई को छू रहा है। इसको लेकर कई सारे अभी जो है फॉलोअप खबर चल रहे हैं। तो यहाँ भी कोई चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ और दिए गए हैं, तो जरा देखिए प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। स्टेटमेंट ये दिया है कि उन्होंने 21 सूत्री फॉर्मूला दिया है। तो प्रधानमंत्री ने अपना व्यू जो है यहाँ पे देख लिया है, चूंकि इन सभी 7 देशों में भारत जो है एक
बड़े भाई के रूप में है, मतलब सबसे ज़्यादा संपन्न देश जो है इसमें भारत ही। और यही कारण है कि भारत का यहाँ पे जो रुख है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे संगठन को चलाने के लिए। तो इन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से 21 सूत्री फॉर्मूला आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बिम्स्टेक के सभी देश को डिजिटल भुगतान व्यवस्था को भारत के यूपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत जो है वो इन सभी देशों के साथ क्या कर रहा है, दो चीज कह रहा है। एक तो आप कह रहा है कि ये सभी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करें और दूसरा इन सभी देशों को यूपीआई से लिंक करने का प्रस्ताव भारत ने दिया है। हालांकि ऑलरेडी यूपीआई जो है श्रीलंका, भूटान जैसे देशों में ऑलरेडी चल रहा है, इस बात को भी याद रखेंगे। बांग्लादेश बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बना है, मतलब ये जो है 6th एडिशन जो है वो थाईलैंड में है और 7वें एडिशन के लिए अभी डिसीजन हो गया है कि जो 7वां एडिशन होने जा रहा है अगले वर्ष वो कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा और बांग्लादेश इसका क्या करेगा, इसको होस्ट करेगा। हालांकि आने वाले समय में भारत भी इसको होस्ट करता हुआ नजर आपको आ सकता है। भारत और बांग्लादेश के अलावा इसमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश हैं। इन देशों ने भी बिम्स्टेक के 2030 के दृष्टिपत्र तैयार किया है जो इनके साथ संबंध दिशा देने के लिए काम करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, आप देखेंगे कि ये बैठक यहाँ पे हो रहा है। यह क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलेगा और बिम्स्टेक को और सशक्त बनाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराध, इन सारी चीजों पर बात हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बेंगलोर में एक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की बात की जा रही है। पीएम मोदी ने सुझाव दिया है कि सदस्य देशों को ग्रिड को आपस में जोड़ने का काम हो रहा है। तो एक विश्व एक ग्रिड की जो बात चल रही है जिसमें आईएसए को शामिल किया जा रहा है, उसके माध्यम से भी इसको जोड़े जाने की बात कही जा रही है। तो पूरा का पूरा जो आप देखेंगे, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि प्राथमिकता के तौर पर जो है वो यहाँ पे समुद्री मार्ग से जोड़ना भी इन सबों के साथ, मतलब बिजनेस के स्तर पे जो है वो ये इस बार काफ़ी बात आगे बढ़ी है। तो 3-4 चीज़ें यहाँ से हाईलाइट होने वाली है। पहला कि इन देशों के बीच में 21 सूत्री फॉर्मूला डेवलप किया गया है। दूसरा, यूपीआई से जोड़ने की बात चल रही है। स्थानीय मुद्रा में यहाँ पे व्यापार किया जाएगा और यहाँ के ग्रिड को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला जो इसका अध्यक्षता करेगा, जो 7th एडिशन इसका होने वाला है, कहाँ है, बांग्लादेश में होने वाला है। तो ये सारे जो है मुख्य बातें अभी निकल कर आ रही हैं। और ये 6ठा एडिशन जो है वो बिम्स्टेक का, ये आपका कहाँ हो रहा है, तो थाईलैंड में हो रहा है। आइए थोड़ा सा बिम्स्टेक के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। तो बैंकॉक, यही बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन का स्थापना किया गया था। और उस समय जब ये स्थापना हुआ था तो इसमें केवल 4 देश इसके साथ थे, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड था। जिस समय इसको बिस्ट कहा जाता था, BIST, बिस्ट। और इसी में मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, कॉर्पोरेशन के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य थे। पाकिस्तान, आपको ध्यान देना है कि इसका सदस्य नहीं है। तो बाद में और भी जो देश है बांग्लादेश के अलावा वो इसमें जुड़े हैं और उसके बाद जो है इसका नाम जो हो गया, हो क्या हो गया है, बिम्स्टेक हो गया है। और अब जो बिम्स्टेक का फॉर्मूला है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ये बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती एवं समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो बस इस न्यूज में इतना ही, चलते हैं अगले खबर की तरफ। आईएफएस अधिकारी जो है यहाँ पे निधि तिवारी अभी काफी चर्चे में रही हैं और प्रधानमंत्री की अभी क्या बन गई हैं, निजी सचिव बनी हैं। अभी निजी सचिव बनी है, इसके लिए ये पूरा का पूरा जो है न्यूज अभी चर्चे में है। तो भारतीय विदेश सेवा की ये आईएफएस हैं, 2014 बैच की आईएफएस हैं। और मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इनकी जो पढ़ाई हुई है वो BHU बार्क से हो रखा है और इनका वाराणसी से जो है अच्छा संबंध है। वाराणसी को लेकर ये काफ़ी एक्टिव रहती हैं। साथ ही साथ इनके जो हस्बैंड है वो कहाँ के हैं, गोरखपुर वासी हैं। तो कुल मिला के ये है कि बहुत सिर्फ नाम याद रखना है। निधि तिवारी जो है इनकी अभी निजी सचिव बनी है। हालांकि इसके पहले ही इनका चुनाव जो है इसमें आप देख सकते हैं कि उप सचिव के पद पे ऑलरेडी ये POM में रख चुकी हैं। बस, तो इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ज्ञानेश्वर पांडे से नहीं रहे प्रेमचंद साहित्य के पांडुलिपि को सजाने वाले डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। तो हाल फिलहाल में इस विभूति का, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। और ये कमल किशोर गोयनका जाने किस लिए जाते थे, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये DU के प्रोफेसर रहे हैं। सबसे बड़ा है कि हिंदी विभाग में आप देखेंगे डॉक्टर गोयनका जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या रहे हैं, हिंदी जो विभाग रहा है उसके प्राध्यापक के तौर पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। 40 साल इन्होंने क्या किया है, अध्यापन का काम किया है, पढ़ाया है। और सबसे इनका जो रिसर्च का जो क्षेत्र था वो क्या था, मुंशी प्रेमचंद्र के वो सारे लेख, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र के सारे साहित्य और पांडुलिपियों का क्या किया था, संकलन किया था। उसको इकट्ठा करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके अलावा डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को 2014 में 24वें व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम के अनुसार अध्ययन पुस्तक में मिला था। मतलब इन्होंने इसके पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है और अभी इनका देहांत हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ इतना है, जान लीजिए कि डॉक्टर कमल किशोर गोयनका का जो संबंध है ये मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्य को क्या किए थे, इनका संकलन किए थे। 2014 में इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। समग्र आर्थिक समझौतों के लिए भारत और चिली के बीच में क्या हो रहा है, अभी समझौता हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में ही भारत अभी एक और लैटिन अमेरिकी देश जो है वो, एक कहाँ का है, ये साउथ अमेरिकन ये देश है। इसके पहले भारत ने क्या है, पेरू से बात किया था और पेरू से जो है वो FTA की चर्चा
ऑलरेडी चल रही है। अब इस पूरे विजिट के पीछे जो है सबसे बड़ा जो है भारत का जो ध्येय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी देश के अध्यक्ष वहाँ जाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ जो है वो मोटिव होता है। अब जरा आप देखें, भारत जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर बड़े स्तर पर काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर के लिए आपको जो है क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि चिली जो है वो क्रिटिकल मिनरल के मामले में क्या है, धनी है। इसके अलावा पहले भारत ने पेरू से भी बात किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि चिली को जो है वो अंटार्कटिका का क्या कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है। इसीलिए भारत अभी क्या कर रहे हैं, चिली के साथ अब एक लगातार जो है वो चर्चा कर रहा है, उनके साथ व्यापारिक पक्षों को खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहा है। आइए इसी के संदर्भ में अभी प्रधानमंत्री की यात्रा यहाँ पे हुई है, तो नई दिल्ली में देख रहे हैं कि भारत और चिली के बीच में एक समग्र आर्थिक साझेदारी जिसका नाम क्या है, सीपा जिसको कहा जा रहा है, ठीक है, इस पर सहमति बन गई है। और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिच फोंत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बैठक में सीपा पर रजामंदी हो गई है। तो दोनों के बीच में ये जो है वो समझौता जो है वो संपन्न हो चुका है और ये फैसला पेरू के बाद एक और लैटिन अमेरिकी देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दूसरा है। मतलब इसके पहले हमने पेरू के साथ ऑलरेडी समझौता कर रखा है। बैठक में दोनों नेताओं ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स के उपयोग में होने वाले बहुमूल्य खनिज के खनन और उत्पादन के सहयोग पर चर्चा की है। आप समझ सकते हैं यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो पीटी फैक्ट निकल कर आ रहा है, आप देखिए मेंस में लिखेंगे वहाँ भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं और पीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चिली तो पीटी के रेस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि चिली के साथ जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो है हमारा कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन है। भारत लगातार इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत को किस चीज़ की जरूरत है, सेमीकंडक्टर की जरूरत है, चिप की जरूरत है। और भारत में बड़े बड़े स्तर पर चिप लग भी रहे हैं, लेकिन इसको रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, क्रिटिकल मिनरल। और वहीं भारत पूरी दुनिया में अच्छे और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अभी तक चिली जो है वो चिली से चाइना सबसे ज़्यादा आयात करता है, तो भारत अब वहाँ पे पहुँच चुका है। कॉपर और लिथियम उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश चिली है, इस बात को आप याद कर रखेंगे। तो कॉपर और लिथियम के उत्पादन में, और ये चाहिए किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और यही कारण है भारत जो है वो अब चिली के संपर्क में है। वर्तमान में चिली के इन खनिजों का सबसे बड़ा जो आयातक कौन है, वो चीन है, इस बात को आप समझ लें। तो एक पंथ दो काज है, एक ही तीर से जो है वो भारत क्या कर सकता है, दो निशाना यहाँ पे साध सकता है। एक तरफ जो है भारत चीन को भी काउंटर कर सकता है और दूसरी तरफ अपने उद्योग को भी आगे बढ़ा सकता है। तो भारत जो है वो चीन के साथ बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जाने के लिए क्या है, भारत तैयार है। और इसी के संदर्भ में इन दोनों के बीच में जो है वो बातचीत चल रहा है। यही नहीं, भारत इसके अलावा और भी आप देखेंगे कि भारत में चिली को लेकर एक और रुचि जो है वो कौन सा है, एंटार्कटिका क्षेत्र को लेकर है। राष्ट्रपति जो है इनके बोरिच ने पिछले वर्ष में कठिन भौगोलिक क्षेत्र में यात्रा की थी और पीएम मोदी को द्विपक्षीय बैठक में इस मुद्दे को उठाया और बोरिच ने उन्हें चिली आने और एंटार्कटिका जाने के लिए आमंत्रित किया है। तो भारत को ऑलरेडी वहाँ पे कुछ अंतरिक्ष जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी शोध चल रहा है, वहाँ पे भारत के ऑलरेडी मिशंस काम कर रहे हैं, लेकिन जलवायु से संबंधित शोध किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स का जो है वो भारी भंडार है और इसको लेकर चिली ने जो है वो भारत को वहाँ पे क्या किया है, आमंत्रित किया है। और चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के तौर पे देखा जाता है। तो कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे कि भारत और चिली के बीच में संबंध का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो कौन सा है, आपका क्रिटिकल मिनरल है। और चिली जो है, आइए थोड़ा सा एक बार मैप पे देख लेते हैं चिली के बारे में। तो चिली को देख रहे हैं, ये आप मैप देख पा रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं ये सारा जो चीज़ है। चिली जो है वो, आप एक और चीज़ जान लें कि ये जो लैटिट्यूडनली आप देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनली ये सबसे बड़ा भी देश है, समझ रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनली मतलब नॉर्थ से साउथ के रूट में एक्सपेंशन के मामले में चिली जो है सबसे बड़ा देश भी है। इसमें आप देख सकते हैं अटाकामा डेजर्ट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और सबसे बड़ा है यहाँ जो कौन सा है, एंडीज पर्वत है। और इसकी राजधानी कौन सा है, तो सेंटियागो इसकी राजधानी है। और ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो पूरी दुनिया में ये तांबा के लिए जाना जाता है, तांबा और लिथियम के उत्पादन के लिए है। इसके पास जो है क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा भंडार है। और इसके अलावा जो मैंने चर्चा किया कि अंटार्कटिका क्षेत्र के लिए क्या है, गेटवे का काम करता है, ठीक है। यहीं पे आपको हम्बोल्ट की जलधारा भी, ठंडी जलधारा भी देखने को मिल जाती है। तो बस इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो खबर निकल कर आ रहा है, इसरो की बड़ी उपलब्धि है, बिजली गिरने के बारे में पहले ही मिल जाएगी चेतावनी। तो इसरो जो है अभी एक और नया चीज़ किया है और इसके अंतर्गत इसरो ने क्या किया है कि इनसैट 3D उपग्रह से प्राप्त आउट गोइंग लॉन्ग वे रेडिएशन डाटा में बिजली गिरने के संकेत देखे हैं। तो अपने इसके माध्यम से अब इसरो ने कहा है कि कम से कम समय से 2.5 घंटा पहले जो है वो बिजली गिरने की चेतावनी को अलर्ट कर पाएगा। और यदि ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि बिजली गिरने की घटना के कारण खासकर बिहार जैसे क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में हैं, वहाँ से बड़ी संख्या में लोगों की जो मौत हो जाती है उससे अब बचा जा सकेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसरो के बारे में, तो इसरो जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इस बात को भी याद रखेंगे। और ये जो है ये छोटा सा न्यूज यहाँ से निकल कर आ रहा है। आगे चलते हैं।
ओडिशा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो आपको पता है कि प्रतिवर्ष जो है 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्यों उत्कल दिवस मनाया जाता है कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को आप देखेंगे कि उड़ीसा को किससे अलग किया गया था, बिहार से अलग किया गया था। एक्चुअली बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो गया था। कब हुआ था, तो ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हो गया था और उस समय बिहार और उड़ीसा जो है एक साथ थे। लेकिन फिर बाद में आप देखेंगे 1 अप्रैल 1936 से कौन हो गया है, उड़ीसा भी भारत से क्या हो गया है, वो अलग हो जाता है। और उसके बाद फिर से भारत का जो बंटवारा होता है, फर्क कब होता है, 2000 में, जब यहाँ से 15 नवंबर 2000 को होता है, जब यहाँ से झारखंड निकल जाता है। ठीक है, तो उसी के दृष्टि में यही ये न्यूज़ है। 1 जो अप्रैल है उसको लेकर जो है उत्कल दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ राज्यपाल जो आपको दिख रहे हैं मोहम्मद खान, यहाँ पे मोहम्मद आरिफ खान आपको नजर आ रहे हैं। आगे चलते हैं। ऑपरेशन कगार से घबराए नक्सलियों ने रखा है वार्ता का प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ सरकार ने ठुकराया। तो यहाँ से जो 2 न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं, पहला ये है कि नक्सलाइटों को, मतलब छत्तीसगढ़ में आप देखें नक्सलों के विरुद्ध जो है एक बड़े स्तर पे जो है वो क्या चल रहा है, मिशन चल रहा है। और इसका नाम क्या है, ऑपरेशन कगार। याद रखिएगा, ऑपरेशन कगार किससे संबंधित है, तो नक्सल से संबंधित है। नक्सल का सफाया करने के लिए अभी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में क्या चल रहा है, ऑपरेशन कगार चल रहा है। और इसी को लेकर अभी हाल फिलहाल में ही गृह मंत्री का एक बयान आया था, जहाँ उन्होंने घोषणा किया है कि मार्च 31 2026 तक जो है वो पूरी तरीके से भारत जो है वो क्या हो जाएगा, नक्सल मुक्त हो जाएगा। और इसी के संदर्भ में जो है वो लगातार भारत बड़े स्तर पे क्या चल रहा है, अपना मिशन चला रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन कगार याद रखिएगा, जो कि नक्सलाइट से संबंधित है, नक्सल खात्मे से संबंधित है। और भारत को जो टारगेट दिया हुआ है कब तक, 31 मार्च 2026 तक जो है वो अमित शाह वोप्स टू एरेडिकेट वेज बाई मार्च 32। नक्सल जो है वो समाप्ति की घोषणा अभी हाल फिलहाल में होम मिनिस्टर ने कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक भारत से क्या हो जाएगा, भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद भी हमारे पास कम से कम 10 से 20 न्यूज़ जो हैं वो और भी हैं। और यदि मैं इसको अभी लेता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसको लेकर थोड़ी सी समस्या आती है। तो मैं अगले जो सेशन है इसको पार्ट 2 के अंतर्गत में कवर करूँगा, जिसमें और भी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, खासकर वक्फ बिल जो आपको जानना चाहिए उसको लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आज का सेशन को रहने देते हैं यहीं तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे सेशन के माध्यम से आप अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल सामने न्यूज़ कटिंग के हिसाब से जो है आप अपडेट कर पा रहे होंगे। तो बस अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।